हेलो सभी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप देख रहे हैं एवोल्यूशन स्टडीज़। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अपना इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। सो जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा, हमने इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक डिस्कस किए थे, बट आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ओम्स लॉ, उसको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ। जैसे कि आप सबको पता है, ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट सबसे पहले आपको लर्न करना है, क्योंकि जितने भी लॉज हैं उनका स्टेटमेंट आपको एग्जैक्टली याद करना है जो एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट होगा, इट्स दिस लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस between any two points of a conductor is directly proportional to the current flowing through it, providing, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ, providing that the physical conditions like temperature and pressure remains constant। तो ये आपको याद रखना है। अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हो और उसके एंड में ये नहीं लिखोगे कि प्रोवाइडिंग दैट दीज टू फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज फिजिकल कंडीशंस का अफेक्ट आपके रेजिस्टेंस पे या जो अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा उस पे पड़ता है। तो ये आपको स्टेटमेंट जरूर लिखना है। The potential difference between any two points of a conductor is directly proportional to the current flowing through it, providing that the physical quantities like temperature and pressure remains constant। आपको जरूर लिखना है। अब न्यूमेरिक ये लिखने के बाद आपको लिखना है, ये लिख लोगे आप जब, उसके बाद आपको लिखना है न्यूमेरिकली, क्योंकि जो आपने बोला है इसको न्यूमेरिकली भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स है। न्यूमेरिकली होता है V is proportional to I। ठीक है, अब आपको ये बात पता होगा, जब कोई प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो उसके बाद एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे वो कांस्टेंट है R, V is equals to IR। R का फॉर्मूला जो हुआ वो हुआ V by I। अब आप बोलोगे R क्या है, तो R होता है रेजिस्टेंस। R होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होती है, इट इज द ऑपोजिशन to the flow of current, हाँ, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। बेसिकली ये करंट को अपोज करता है। अगर किसी भी सर्किट में आपका रेजिस्टेंस लगा हो तो उसका काम होता है करंट को अपोज करना। जैसे कि हमें फॉर्मूले में भी दिख रहा है कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। देख लो, I और R इनवर्स प्रोपोर्शन में, तो I और R आपके इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस का बेसिक काम कोई आपको बोले तो करंट को अपोज करना होता है। ठीक है, अब वो करंट को अपोज करेगा, ये उसका काम है। अब रेजिस्टेंस की डेफिनेशन मैंने आपको लिख दी। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस को आप मेजर भी तो करोगे ना, तो ऐसा यूनिट होती है रेजिस्टेंस की ओम्स, क्योंकि जो साइंटिस्ट था ओम उसने डिस्कवर किया था, तो ओम इसकी ऐसा यूनिट है। और अगर आपको वैसे लिखनी है तो वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हो, क्योंकि R इज V by I, तो वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हो, वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हो। ओके, चलो आगे। तो आपने ओम्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ लिया, आपने रेजिस्टेंस पढ़ लिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर रेजिस्टेंस ये होता है तो रजिस्टर क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस? सो आप बताइए, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस? तो देखो, रजिस्टर एक डिवाइस होता है। सबसे पहले तो आप जान लो, डिवाइस बोलो या एक कंपोनेंट बोलो, इलेक्ट्रिक सर्किट का एक कंपोनेंट है ये। ठीक है, और ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है, एक कोई इनविजिबल प्रॉपर्टी है जिसको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी एंड रजिस्टर इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड यू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसा होता है? ऐसा होता है, देखो, अगर आप नेट पे वैल्यू देखोगे इसकी फोटो, तो रेजिस्टेंस कुछ ऐसा होता है। ये इसकी वायर है और यहाँ पे कुछ कलर होते हैं
कलर क्या करते हैं, इसकी वैल्यू बताते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, वो आप बाद में पढ़ोगे कभी 11th-12th में, ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टेंस ऐसा होता है, मैं इसकी फोटो वीडियो में डाल दूंगा साइड में, छोटी सी देख लेना। सो ये आपका रेजिस्टेंस है, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टर, ठीक है। ये है रेजिस्टर, सपोज करो इसकी वैल्यू है 20 ओम। सो रेजिस्टर इज अ कंपोनेंट एंड इट्स प्रॉपर्टी इज 20 ओम व्हिच इज अ रेजिस्टेंस। तो ये ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है और जो उस प्रॉपर्टी को प्रोवाइड करता है वो एक कंपोनेंट है जिसका नाम है रेजिस्टर। तो इसमें बहुत बेसिक डिफरेंस लोगों को नहीं पता होता है, वो लोग रेजिस्टेंस रजिस्टर एक ही चीज समझते हैं, लेकिन रजिस्टर एक कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट क्योंकि ये एक सब्सटेंस है, एक चीज है ये, लेकिन वो एक प्रॉपर्टी है बस, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखना है इसको। वो आपसे बोलेंगे व्हाट इज रेजिस्टर और आप रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखाओगे तो 0 मिलेगा तुम्हें। चलो नेक्स्ट है वीआई ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वीआई ग्राफ, ठीक है। तो ये आई थिंक आप इसका एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करोगे स्कूल में। सो वीआई ग्राफ होता है वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ। जो चीज वाई एक्सिस, जो उसने पहले बोला होता है वीआई बोला है तो वी को वाई में और आई को एक्स में रखना है, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाता है बिकॉज वी आई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई। जब भी कोई चीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन जाता है, कि जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे वी भी बढ़ेगा, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो हमेशा ग्राफ होता है, अगर y इज प्रोपोर्शनल टू x है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन जाएगा, और अगर x इज प्रोपोर्शनल टू y है तो भी वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, कोई इशू नहीं, ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही जाएगा दोनों केसेस में। अब इसका स्लोप क्या बताता है, तो आप लिख लेना स्लोप ऑफ वी ग्राफ गिव्स यू रेजिस्टेंस, स्लोप ऑफ वी ग्राफ गिव्स यू रेजिस्टेंस। मैं अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, पहले समझा देता हूँ। स्लोप ऑफ वी ग्राफ, अगर आपको वी ग्राफ बोला हो और आपको बोला हो इसकी स्लोप क्या बताती है तो आपको रेजिस्टेंस बताती है, ठीक है। अब सिमिलरली आई वी ग्राफ, अगर मैं उल्टा कर दूं आई को वाई पे और इसको यहाँ पे, तो आई वी ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, आई वी भी स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। बस जो मेन डिफरेंस होगा उसमें क्या होगा कि इसकी जो स्लोप है वो आपको r की वैल्यू नहीं 1/r की वैल्यू देती है, r की वैल्यू नहीं 1/r की। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता है ये सब चीजें, 1/r, r हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखो पहले आप ये लिख लेना क्योंकि ये बेसिक चीजें मेन है, बाकी समझते कैसे हैं वो मैं यहाँ समझाता हूँ आपको कि आपको समझना कैसे है। सिर्फ इस ग्राफ की बात नहीं है, कोई भी ग्राफ हो तो आप क्या करना, आप देखना यहाँ पे ग्राफ में ऑब्वियसली आपको यहाँ y और x लिख के देंगे, जो भी क्वांटिटी y में है और जो भी क्वांटिटी x में है वो आपको लिख के देंगे। जो भी क्वांटिटी x में है और जो भी क्वांटिटी y में है आपको कभी भी अगर यहाँ लिखी हो तो क्या करना है, देखो तो इसमें क्या करना है y/x लिखना, जो भी क्वांटिटी y में है डिवाइड बाय x करना। तो इसके लिए बस एक चीज है, आपको फॉर्मूले ऑब्वियसली याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये 1/r है या ये r है। तो सबसे जो आपका फर्स्ट स्टेप है, आपको एटलीस्ट बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए कि r इज इक्वल्स टू v/i होता है, तो इतना आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। या और भी जैसे आप आगे पढ़ोगे कभी भी फॉर्मूले अगर आपको बेसिक वाला फॉर्मूला याद है तो आप ये स्लोप वाला पार्ट कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो थोड़ा आपको मुश्किल होगा, फिर आपको रटना पड़ेगा ये। अगर फॉर्मूले याद है तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखो तो जो भी क्वांटिटी y/x दी होगी ना, अगर आपको ये पता है कि y डिवाइड बाय x एक क्वांटिटी बन रही है, सपोज करो z, तो आपको ये पता लग जाएगा कि इसकी स्लोप z है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ था v, यहाँ था i, तो v हमारा y में है और x हमारा i हमारा x में है, तो मैं लिखूंगा v/i। तो v/i क्या होता है r, मुझे ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि v/i क्या होता है। तो मैंने y वाली क्वांटिटी डिवाइड बाय x वाली करी तो मेरे को एक क्वांटिटी मिली जो कि रेजिस्टेंस है, तो मुझे पता लगा कि इसकी स्लोप क्या है, r है। अब इधर आ जाते हैं, y वाली क्वांटिटी i है और x वाली v है। i बाय v क्या होता है, i बाय v r नहीं होता, इसको उल्टा करो, i बाय v
तो 1/r हो जाता है, रेसिप्रोकल हो गया ना इस वैल्यू का, तो इसलिए मुझे पता लगा I/v तो 1/r होता है। सो इसलिए इसकी स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है, 1/r की वैल्यू। तो अगर आपको फॉर्मूले याद है थोड़े से तो आप ये स्लोप वगैरह कर सकते हो बड़े इजीली, अदरवाइज आपको इसको रटना पड़ेगा कि ये 1/r है कि ये r है। ठीक है, अब आप डायरेक्टली याद करो या आप ऐसे समझ के याद करो, आप देख लेना। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ इसके, आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे बेसिक क्वेश्चन, VI ग्राफ, कंडक्टर A, कंडक्टर B, कंडक्टर C। आपको बताना है रेजिस्टेंस किसका सबसे ज्यादा है किसका सबसे कम है। MCQ में भी आ सकता है, मैं अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिख रहा, उसमें टाइम लगेगा, बट बड़ा इजी है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दो। चलो मैं बोल रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दो। इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका, रेजिस्टेंस का। तो ढूंढते सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है। अब देखो सबसे पहले चेक करना है VI है या IV है। VI ग्राफ है, सबसे पहले आपने चेक कर लिया VI ग्राफ है, तो आपको क्या करना है, देखो VI ग्राफ में बहुत तरीके होते हैं आइडेंटिफाई करने के। सबसे पहले बेसिक तरीका क्या होता है, एक्स एक्सिस से ना ये एंगल बना लो, जिसका एंगल ज्यादा है, ये मैं VI ग्राफ के लिए बता रहा हूं, ध्यान रखना, जिसका एंगल ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, सबसे सिंपल। ठीक है, एक तो ये बेसिक तरीका होता है कि एंगल मेजर कर लो एक्स एक्सिस से, किसका एंगल ज्यादा है वो उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो आप लिख दो RC इज द ग्रेटेस्ट, और ऐसे ही RB मिड में, और RA का रेजिस्टेंस सबसे कम है। सबसे कम रेजिस्टेंस A का है, देन B का, देन C का सबसे ज्यादा, बिकॉज उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। एक तो ये तरीका होता है इसको समझने का, एक ये भी होता है कॉन्सेप्चुअली कि देखो कितने कम करंट पे कितनी ज्यादा वोल्टेज है। सो R की वैल्यू तो V/I होती है, तो जितना डिनोमिनेटर कम होगा और न्यूमरेटर ज्यादा होगा उतनी ही वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ वही है, देखो सबसे कम करंट की वैल्यू इसकी है और सबसे ज्यादा वोल्टेज की वैल्यू इसकी है। बाकी में करंट ज्यादा वोल्टेज कम, करंट ज्यादा वोल्टेज कम, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। एक ये लॉजिक भी है, बहुत सारे लॉजिक है, आप ये दो लॉजिक से समझना, ज्यादा मत समझना क्योंकि इसमें इतना कुछ है नहीं, ज्यादा लॉजिक का आएगा नहीं, इतना ही आपको काम आ जाएगा, बस MCQ करने के लिए बहुत है। ये भी पूछ सकते हैं किसका रेजिस्टेंस हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट C का है, लोएस्ट A का है, बस। ठीक है, अब अगर IV ग्राफ आ जाए तो क्या करोगे, अब अगर IV ग्राफ आ जाए तो क्या करोगे, IV क्वेश्चन नंबर 2, IV ग्राफ आ जाएगा तो क्या करोगे, देखो सेम है, सेम क्वेश्चन देता हूं, A B C। अच्छा एक मुझे बात बताओ, IV ग्राफ की स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है, 1/r, अभी जस्ट बताया। IV ग्राफ की स्लोप रिप्रेजेंट करती है 1/r की वैल्यू। यहाँ भी आप एंगल मेजर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जितना आपकी I/V की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी R की वैल्यू कम नहीं होगी, बिकॉज सपोज करो इसकी वैल्यू आई 20, तो 20 इक्वल्स टू 1/r। अगले केस में इसकी वैल्यू आई 40 इक्वल्स टू 1/r, तो यहाँ से R1 R2 लिखते हैं, तो R1 कितना आया 1/20, R2 कितना आया 1/40। तो 1/20 छोटा होगा कि 1/40, तो 1/40 ज्यादा छोटा होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, I/V अगर होगा ना तो उल्टा हो जाता है कॉन्सेप्ट। ये अगर इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज्यादा थी VI में, तो I/V में सबसे ज्यादा इसकी I/V की वैल्यू है, और जितनी I/V की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ही 1/r की वैल्यू ज्यादा होगी, और R की वैल्यू उतनी कम होगी। मैंने अभी दिखाया, देखो 20 1/r, तो R इज 1/20, वो हो गया। अगर आपकी I/V की वैल्यू है 40, जो कि ज्यादा हो गई पहले से, लेकिन आपकी R की वैल्यू और कम हो गई, 1/40 हो गई। अब देखो, तो इसीलिए I/V आपको 1/r बताता है, और 1/r जितना ज्यादा होगा उतना ही 1/r उतना ही आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटी होगी। तो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस A का सबसे ज्यादा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस A का सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपके नॉर्मल IV ग्राफ आते हैं जहाँ पे वैल्यू नहीं होती। अब देखो वैल्यू हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं, मैं वैल्यू वाला क्वेश्चन देता हूँ एक।
एक चीज ध्यान रखना, स्लोप के लिए हमेशा हम लोग 2 पॉइंट का यूज करते हैं। अगर हमें ग्राफ दिया हो तो 2 पॉइंट यूज करते हैं हम लोग, 2 पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं इसको स्लोप के लिए। अगर आपको मैं ऐसे ग्राफ दूंगा अभी और मैं आपको 2 पॉइंट के बीच में निकालने को बोलूंगा, तो आपको हमेशा स्लोप के लिए एक फॉर्मूला लगाना है। आपको 2 पॉइंट दिए होंगे ऐसे, एक पॉइंट x1 y1 और एक पॉइंट x2 y2। तो आप लोगों को y2, और हमेशा मैंने बताया y एक्सिस ऊपर रहेगा, तो यहाँ भी y हमेशा ऊपर रहेगा जो भी क्वांटिटी y में है, और यहाँ x2 माइनस x1। बस ये कर देना, आपकी स्लोप निकल जाएगी किसी भी 2 पॉइंट में। स्पेसिफिकली आपको जब वो 2 पॉइंट मेंशन करके देंगे वहां पे, जैसे मैं अभी क्वेश्चन देता हूँ। चलो, vi है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। ये एम्पियर में है और ये वोल्ट में है। 2 4 6 8 10। चलो ठीक है। वो आपको ये 2 पॉइंट्स के बीच में निकालने को बोलता है। वो बोलेगा मेरे को बताओ कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 4 वोल्ट से लेके 8 वोल्ट के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली ये पता होना चाहिए कि वी ग्राफ है तो आपको डायरेक्टली रेजिस्टेंस मिलेगा, तो आप लिखोगे स्लोप ऑफ वी ग्राफ गिव्स यू रेजिस्टेंस, और यहाँ पे स्लोप निकालोगे y2 माइनस y1। अच्छा मुझे बताओ y2 क्या है 8 और y1 क्या है 4, तो 8 माइनस 4, और x2 क्या है 4 और x1 क्या है 2, तो 4 माइनस 2, तो ये आ गया 4 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई 2। रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो अगर आपको ग्राफ दे ऐसे किसी वैल्यू के साथ दे तो ऐसे निकालना है स्लोप। अदरवाइज अगर आपको नॉर्मल दे कि which has the highest resistance और lower resistance, तो उसके लिए मैंने आपको वैसे। चलो अब सेम क्वेश्चन देता हूँ, लेकिन हमें आईवी ग्राफ कर देता हूँ। सब लोग इसमें क्या करते हैं, आईवी ग्राफ में गलती करते हैं सबसे ज्यादा। ये आई है, ये वी है, यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ कि 4 से 8 वोल्ट। अगेन सेम क्वेश्चन रखते हैं, 4 वोल्ट से 8 वोल्ट के बीच में मेरे को रेजिस्टेंस बताओ। तो जब 4 था तो ये 2 था, और जब ये था तो ये 8 था। ठीक है, 4 वोल्ट से 8 वोल्ट आ गया, ये यहाँ भी स्ट्रेट लाइन ही जाएगी, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे स्लोप, बट यहाँ पे स्लोप 1/r की वैल्यू देगा। ध्यान रखना जो भी आंसर आएगा रेजिस्टेंस निकालने के लिए उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। देखते हैं क्या आता है रेजिस्टेंस स्लोप। अब y में है हमारा ये, ध्यान रखना, तो y की वैल्यू यही लेनी है जो y में है। तो y में 4 माइनस 2, y2 माइनस y1, और यहाँ x2 8 है और x1 4 है, 8 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 2/4 विच इज 1/2। और ये 1/2 1/r की वैल्यू है, r की वैल्यू नहीं है ये, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 2 ओम। तो देखो इससे भी 2 ओम ही आया। ग्राफ को चेंज करने से क्या आंसर चेंज हुआ? नहीं। तो अगर आपको सही तरीका आता है करने का तो आपका आंसर चेंज नहीं होगा ग्राफ से। ग्राफ आप आईवी बनाओ या वीआई बनाओ, कंडक्टर तो आपका सेम ही है ना। जिस भी आप वायर के लिए जो आप ग्राफ बना रहे हो, जिस भी आप वायर के लिए ग्राफ बना रहे हो, आप चाहे आईवी बनाओ चाहे वीआई बनाओ, उसका रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, वो जब तक चेंज नहीं होती जब तक आप उसकी फिजिकल पैरामीटर्स चेंज ना करो। फिजिकल पैरामीटर्स सच एज लेंथ, थिकनेस, जब तक आप ये सब चेंज नहीं करोगे तब तक आपके मेटेरियल का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे अगर मैंने एक सर्किट में डिवाइस में रेजिस्टेंस लगाया हुआ है ऐसे करके, तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी अनटिल अनलेस हम इसकी फिजिकल पैरामीटर्स को चेंज ना करें, लेंथ को, थिकनेस को। तो इसीलिए सेम वायर थी, सेम कंडक्टर था, सिर्फ मैंने क्या करा, वीआई की जगह आईवी करा। तो सब लोग आंसर लिख के आएंगे 1/2 रेजिस्टेंस का, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है लॉजिकली, बिकॉज रेजिस्टेंस 2 है तो 2 ही रहेगा उसका, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी हमने पढ़ा कि वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, सो ये हमने एक छोटी सी वीडियो में रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ को किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंसिडर करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस,
कि अभी मैंने जो आपको बताया कि रेजिस्टेंस फिजिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड होता है, लाइक थिकनेस, टेम्परेचर, तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करेंगे। तब तक के लिए आप ये सब टॉपिक अच्छे से पढ़ो, और इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा स्लोप पे आपका रेजिस्टेंस की। बाकी मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगा, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय।